सर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, बिल्कुल ठीक। और आज तो ज़्यादा मिजाज में खुशी है क्योंकि आज की सुबह ज़ाहिर है पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण लेके आई है। तो अहले वतन भी ज़ाहिर है इस मामले में उनकी नज़रें उसी पर है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कितने एहतियात से इस पोजीशन को बरकरार अपनी रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोई नतीजा खेज हो, मुज़ाकरात बेमायनी ना चले जाएं? अच्छा, देखिए, पाकिस्तान की तो अब तक की जो कोशिशें और काविशें हैं वही तो एक सबसे बड़ा संग मील था कि जिसके तहत पाकिस्तान इस काबिल हुआ कि वो लोग जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ था वो कम से कम आमने सामने बैठे। और ये एक मरहला था और इसी से बाकी मरहले जुड़े हुए हैं। तो सबसे कठिन मरहला यही था कि उनको आमने सामने बैठाया जाए। उसके बाद जहाँ तक ताल्लुक है कि फैसिलिटेशन का, पाकिस्तान ने तो अपने बड़ी तनदही के साथ, बड़ी सिंसियरिटी के साथ, बड़ी खुलीस नियत के साथ ये काम किया है। और ये तमाम इसमें स्टेक होल्डर्स, ज़ाहिर है दो अहम स्टेक होल्डर अमेरिका और ईरान, लेकिन जो से जुड़े हुए हैं खलीजी ममालिक जिनकी की तबाही बर्बादी निकली है और जो कि अभी 10-12 साल लेंगे पूरे तरीके से रिकवर होने में, उनकी नजरें और उनसे हमारी कंसल्टेशन, चीन जो इस पूरे खिते का एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, उनसे कंसल्टेशन, तो सारों की उम्मीद इसी पर है। तो अब आ जाते हैं, हर जहन में अब एक ही सवाल है कि इसके कामयाबी के आसार क्या हैं। आज सुबह जब हमने डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी जो बयानात देखे चलते चलते जहाज की तरफ, तो उससे तो काफी ज्यादा उम्मीद बराई है कि वो कहते हैं कि ये टीम जो भेजी है, जो इस वक्त किसी लम्हे भी इस्लामाबाद में उतर जाएगी, उनका जहाज आ जाएगा, तो उसके बाद सबसे मजबूत टीम, वो कहते हैं कि बहुत पावरफुल टीम मैंने भेजी है जेडी वैंस की सरबराही में, और जाहिर है कुशनर और स्टीव विटकॉफ दोनों उनके साथ हैं, और साथ में सेंटकॉम के सरबराह भी उनके साथ हैं। तो बड़ी पावरफुल, और उनका कि 90-95% तो हमारा इस मामले में हम तैयार हैं। और असल हमारा मामला जो है वो जौहरी का ताकत का है, यानी कि वेपन, जौहरी वेपन यानी कि न्यूक्लियर वेपन हम नहीं बनाने देंगे। वो तो फिर बड़ा आसान हो जाता है मामला, कहाँ वो 15 पॉइंट और कहाँ अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बाकी तो हमने सारी अचीवमेंट तकरीबन कर ली है, जिसका मतलब मुझ जैसे शख्स की नज़र में और बाकी बहुत सारे तजिया निगारों की नज़र में एक लचक सी नजर आई है। और लचक के बहुत ज़्यादा असबाब हैं, उसके पीछे बहुत लॉजिक है, और वो भी एक एक करके मैं अगले चंद सेक्टरों में कोशिश करता हूं कि आपके नाज़रीन के सामने पेश कर दूं। और वो उसके असबाब ये है कि अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा, इजराइल वो इजराइल नहीं रहा, खलीजी ममालिक वो खलीजी ममालिक नहीं रहे, ईरान वो ईरान नहीं रहा। अब वो कैसे कि अमेरिका सोचता था और इजराइल सोचता था कि ये 5-6 दिन की मार है, जिस तरह के नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी और जिस तरीके से अपना वार प्लान पेश किया था, जो कि बाद में लीक हो गया जब जेडी वैंस नेतन्याहू पर थोड़े से बरहम थे टेलीफोन पर, तो वो उसके लीक होके सामने बात आ गई अमेरिकन मीडिया में, और वहीं से हमने मॉनिटर किया है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि पहले उनको जो 5-6 दिन की कामयाबी नहीं हुई, तो हर अगले दिन के, हर चढ़ते दिन के बाद अमेरिका ने भी देखा और ईरान ने भी देखा कि ईरान में बर्दाश्त का मादा है, और अमेरिका ने देखा कि उनके बर्दाश्त से, हालांकि वो दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत है, उनके बर्दाश्त से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। उसकी वजूहात ये कि उनके अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, दरारें पड़ना शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गई थी। कांग्रेस पर्सन जो है वो, उन्होंने अगले इलेक्शन में काफियों ने इज्तनाब करना का इनकार कर दिया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मिड टर्म इलेक्शन हाथ से निकलती नजर आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप के सदारत यानी कि इम्पीचमेंट का, वहाँ के कांग्रेस के काफी सारे लोग हैं, उन्होंने कह दिया था कि 25 अमेंडमेंट के तहत हम इम्पीच कर देंगे। और जाहिर है अगर इलेक्शन मिड टर्म, जो कि ऐसी सूरत हाल में अमेरिका के सर्वे ये कहता है कि जब जब ऐसी सूरत हाल हुई कि जहां प्राइस बढ़ी है और तेल की कीमत $110 से ऊपर गई है, तो उस वक्त की हुकूमत वक्त उन्होंने 20 से 24 सीटें हारी हैं। अब अगर मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन 20 से 24 हार जाए तो डोनाल्ड ट्रंप तो बकिया मांदा इनका टाइम जो है वो रबर स्टैम्प बन जाएंगी और 25वीं अमेंडमेंट मूव हो सकती है। तो उनके स्टेक बढ़ते गए, जूं जूं जंग इधर बढ़ी
उस तरीके से स्टेक बढ़ते गए, और जिसके क्योंकि इस नतीजे पर पहुंचने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें और काविशें तो आमने सामने बैठाना था, और पाकिस्तान को इस चीज का इदराक था, पाकिस्तान के काबरीन को इस चीज का इदराक था कि अब मुहर्रिकात वो है कि दोनों पार्टियां शायद इस बात पर राजी हो जाएं। बदलते जमाने में ईरान के लिए क्या है कि हर आने वाले दिन ईरान ने क्या देखा, ईरान ने देखा कि उनकी बहुत नुकसान हुआ, उनकी कोई तकरीबन 1000 के करीब इमारतें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई, उसके उनके बच्चों को शहीद किया गया, उनके कोई 3000 के करीब अफराद, तो ये तमाम चीजें, लेकिन उनमें बर्दाश्त का मादा था। उन्होंने कहा कि हम तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, हम तो जारी रखेंगे, उन्होंने इसीलिए किया। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पाकिस्तान की आपने बात की कि पाकिस्तान को उस मौके पर लगा कि इस वक्त फरीकैन बातचीत के लिए आमादा हो जाएंगे, और फिर पाकिस्तान ने कन्विंस किया दोनों को। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कितनी चैलेंजिंग और क्रूशल स्टेट में है, इस पर जरा बताइएगा। नहीं, पाकिस्तान तो यकीनन, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के हर मुल्क के इस वक्त रडार पर है, पाकिस्तान स्पॉटलाइट में है, इस्लामाबाद स्पॉटलाइट में है, दुनिया के हर मुल्क और हर फर्द के स्पॉटलाइट पे है भी, क्योंकि हर फर्द को दुनिया के और हर मुल्क को इस पूरी जंग का दर्द महसूस हुआ, महंगाई के हवाले से, चीज़ों के आहिस्ता आहिस्ता नापैद होने के हवाले से, चिप कंपनियों को हीलियम न मिलने की वजह से, और कॉपर न मिलने की वजह से, सल्फर न मिलने की वजह से कॉपर की प्रोसेसिंग कम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार्स और जो प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स होते हैं उसके लिए प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। सल्फर न होने की वजह से पीतल और तांबे की प्रोसेसिंग कम हुई, तो फिर ऐसी सूरत में जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसकी, तो मतलब ये कि पूरी चेन है, सबों को तकलीफ महसूस हुई, खुराक की तकलीफ, पेट्रोल की तकलीफ, ये सारी चीजें महसूस हुई। अब ऐसी सूरत में पाकिस्तान तो रडार पे आएगा ही आएगा, पाकिस्तान तो अंडर स्पॉट आएगा ही आएगा। हसास मामला जरूर है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पे अपना होमवर्क किया हुआ है कि पाकिस्तान तो एक फैसिलिटेटर है। पाकिस्तान कोई इनकी गर्दन पे हाथ रख के दोनों को ये तो नहीं कह सकता है कि जबरदस्ती मान जाओ। पाकिस्तान ने वो अवामिल पैदा करने हैं, वो एटमॉस्फेयर पैदा करना है कि जिसमें ये मुज़ाकरात चलते रहे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बस 1-2 दिन में आपको पता पड़ जाएगा कि इसकी कामयाबी के बारे में, दुरुस्त कहते हैं। हमें आज की सबसे अहम बैठक बस है। ये आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब का जिक्र किया, एक सवाल गर्दिश करता है बार बार। बताया ही जाता है कि जब अमेरिका से रब्ता हुआ इस मुज़ाकरात के हवाले से, अमन मुज़ाकरात के हवाले से, तो उन्होंने ये 2 हफ्ते का फ्रेमवर्क दिया था। लेकिन अब जो बयानात आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वो बार बार ये कह रहे हैं कि 1 दिन में पता चल जाएगा, 24 घंटे में पता चल जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये फिर से ही एक यू टर्न है जो हमें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये मामला को जरा लंबा चलेगा, 2 हफ्ते से भी आगे निकल सकता है, लेकिन इसके खदोखाल आज शाम तक हमें कल सुबह तक पता पड़ना शुरू हो जाएंगे, जब दोनों साइडों से नहीं इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे कि किस हद तक इनकी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। जब गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो यकीनन उसके साथ साथ मराइल। आज आपने सुन लिया डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा जब जहाज पे जाते जाते कि हमने अपने मकासद हासिल कर लिए, और उन्होंने गिनवा दिए वो मकासद कि कौन कौन से मकासद हासिल कर लिए। उन्होंने कहा कि नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, वही जो पहले बात करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी फौज जो है उसको हमने 40 साल की जो उनकी मेहनत, उनके सेंट्रल कमांडर भी यही कहते हैं, 40 साल की उनकी मेहनत जो है हमने गरक कर दी, तो लिहाजा हमने तो अपना मकसद अचीव कर लिया। तो कम से कम उनको अपने कौम को दिखलाने के लिए एक बहुत बड़ी ट्रॉफी है कि हमने सारी चीजें अचीव कर ली। अब जेडी वेंस ने जो जाके मुज़ाकरात करने, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवा देना है, ईरान खोल देगा स्टेट ऑफ हॉर्मज़। जौहरी और अफजूदगी पे ईरान पहले भी राजी था, अब भी राजी हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बाकी जो मामलात हैं वो तो हल तलब है, वो हल तलब हो सकते हैं बाकी तमाम। और वो बातें जो असल मेन चीज जो जिसका कि अर्क सारा निकाल के रख दिया, जिसका कि पूरा क्रक्स सारा निकाल के डोनाल्ड ट्रंप ने आज रख दिया, वो यही है कि जो न्यूक्लियर वेपन के बारे में जो ईरान पहले भी राजी था, जब जेनेवा में उनके हो रहे थे
मुज़ाकरात हो रहे थे उससे पहले भी ईरान काफ़ी हद तक नेगोशिएशन के लिए इसके तैयार था। वो कहते हैं कि IAEA की सुपरदारी में दे दो आप 450। ईरान पहले भी इस मामले में इशारे दिए थे ईरान ने कि हम इसमें सोच सकते हैं कि कर सकते हैं। तो महसूस यही होता है, तजिया यही कहता है मेरा और मुझे जैसे लोगों का, कि चीज़ों को काफ़ी आगे समत में ले जाने में आसानी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा उन्होंने बता दिया कि मेरी डिमांड है जौहरी मामलात। वो जौहरी मामलात तो सबसे आसान है ईरान के लिए। ईरान तो कहता रहा है कि हम तो JCPOA से नहीं निकले थे, आप निकले थे, लिहाजा हमने इनरिचमेंट की, हम तैयार हैं कि IAEA के सुपरदारी में हम वो दे सकते हैं। और जौहरी ताकत के लिए उनका फतवा है, वो कहते हैं हम तो वेपन बनाएंगे ही नहीं, और वो पहले से भी क्या है उनके पास होता तो वो इस वक्त जाहिर कर देते ही 39 दिनों की जंग में। तो लिहाजा ये बात भी हो गई, दुरुस्त हो गई। फिर उसके बाद ये है कि बाकी चीजें जो हैं वो हल तलब हैं। 15 पॉइंट को मैं हमेशा दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि JD Vance को मुज़ाकरात की क़यादत सौंपना और उनको भेजना, ये भी तो अपने आप में खुद एक इशारा है, बिकॉज वी ऑल नो कि विटकॉफ और कुशनर पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे ईरान को, और फिर उसके बाद जिस तरीके से JD Vance को भेजा जा रहा है और वो जितने होपफुल और पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी तो एक इशारा है ना कि अब वो लोग भी चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं, क्योंकि दोनों फ़रीक़ैन को पता है कि आगे जंग उन दोनों के लिए बेहतर नहीं है। देखिए, JD Vance के बारे में रेपुटेशन उनकी यही है कि 2023 में भी उन्होंने यही कहा था कि अमेरिका को जंग वगैरह में नहीं जाना चाहिए, और अभी 8 फरवरी को भी JD Vance ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि डिप्लोमेसी को चांस देना चाहिए। JD Vance ने कहीं भी बड़े एग्रेसिव होकर इस बारे में बात नहीं की। JD Vance की जो बातें सामने आई व्हाइट हाउस से, उसमें यही कहा गया कि वो उनको काफ़ी चीज़ों पर अपने वो मुशाहिदा रखते थे और उनको एतराज़ात था। तो ये उस शख्स को यहाँ भेजने का मकसद यही है। ज़ाहिर है स्टीव विटकॉफ और जेरी कुशनर को पे तो एतबार ख़त्म हो गया था कि बीच दरमियान जब उनके साथ नेगोशिएशन हो रही थी, फैसला होने वाला था, एग्रीमेंट पे राज़ीनामा होने वाला था, बीच ऐसे उस टाइम पर अटैक कर दिया गया जैसे जून में किया गया था। तो उन पर वसवसे, उन पर खदशा, उन पर बेएतबारी एक जायज़ बात है ईरान की। और इसीलिए JD Vance को डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि जब उन्होंने देख लिया कि उनके मुल्क में इतनी अफरा तफरी हो गई जो उन्होंने सोचा नहीं था, जो कैलकुलेट नहीं किया था, उन्होंने देख लिया कि नेतन्याहू ने क्या उनसे फैसला करा लिया, उन्होंने देख लिया कि इजरायली लॉबी अब कमज़ोर पड़ रही है अमेरिका में, क्योंकि पहली दफा अमेरिका में ग्रास रूट लेवल पर लोगों ने इजरायली लॉबी के खिलाफ बात करना शुरू कर दी। इजरायली लॉबी को कभी इस चीज का तजर्बा नहीं हुआ था, सोचा नहीं था, क्योंकि बड़े खुफिया तरीके से वो काम करते हैं, बड़ी खामोशी से वो काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और डॉक्टर साहब, उनकी जानिब से अब ये बयान आना कि अब जो नेतन्याहू की जानिब से बयान आया कि अब जो भी हमले होंगे लेबनान पर वो उनकी इजाजत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना तजज़िया पेश किया। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।